अस्सलाम वालेकुम जी। एक यार यारियाँ निभाते हैं, दोस्त दोस्तियाँ निभाते हैं, और ख़ास तौर पे जब हलवाई की दुकान हो तो खाला जी की फातिहा तो पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह की एक खाला जी की फातिहा पढ़ने का आगाज़ हो गया, और तरीक़ाकार बड़ा कमाल का, यूनिक किस्म का, डिस्क्रेडिट किस्म का अपनाया जा रहा है। आप कहेंगे कि मैं कोई बुझारतें डाल रहा हूँ, नहीं, मैं बुझारतें नहीं डाल रहा, सिर्फ मैं आपको एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ, और आपने उस कहानी में मेरे साथ रहना है। आपको मज़ा आएगा आखिर में जाके कि 80 अरब रुपए की एक और वारदात डलने लगी है। और वो क्या है? वो ये है कि के इलेक्ट्रिक एक कंपनी होती है। ठीक है, के इलेक्ट्रिक एक कंपनी होती है। वो कंपनी जो थी वो प्राइवेटाइज कर दी हुकूमत ने। ठीक है, उसके बाद और हुकूमत ने, इससे मुराद है मुशर्रफ साहब ने, ठीक है, किसी और ने नहीं, मुशर्रफ साहब ने प्राइवेटाइज कर दी। उस किसको प्राइवेटाइज की? किसी कंपनी को की, जैनल ग्रुप, फलाना ग्रुप, टमगाना ग्रुप। आखिर में जाके वो गोद में गिरी अबराज ग्रुप के। अबराज ग्रुप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, जैसे कि आप जानते हैं। आरिफ नकवी साहब उसके सरबराह होते थे, जैसा कि आप जानते हैं। और अबराज ग्रुप जो थी, जब उसने दिवालिया होने का ऐलान किया, उस वक्त उसके असासों की कीमत 14 अरब डॉलर से ज़्यादा थी। कितने? 14 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुकी थी वर्थ। लोग उनके पास आते थे कि भाईजान ये हमारे पैसे लगा दीजिए। वो पैसे इन्वेस्ट करते थे, वहाँ से जो प्रॉफिट होता था वो उनको दे देते थे। ठीक है, जनाब इमरान खान साहब की जो शौकत खानम हॉस्पिटल था, उसके एडवाइज़र भी थे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देते थे। और शौकत खानम की जो फॉरेन रेमिटेंसेस थी, वो उसको भी इन्वेस्टमेंट करवाते थे। इसके हवाले से जनाब ख्वाजा आसफ साहब जो हैं, वो एक केस लेके अदालत में गए थे कि ये पैसे इन्होंने फ़लाँ जगह पे इन्वेस्ट करवाए और वो पैसे लॉस हो गए। ठीक है, और इसका हिसाब कौन देगा? उसका जवाब ये पेश किया गया कि जनाब लॉस हुआ तो वो हमने उसकी इंश्योरेंस करवा रखी थी, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसे दे दिए, तो हमारा तो लॉस कोई ना हुआ। लेकिन कुछ बदखाहों का ख्याल है कि ये तरीका इस्तेमाल किया जाता था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। डोनेशन आई, शौकत खानम की तरफ से इन्वेस्ट हो गई। कहाँ इन्वेस्ट हुई किसी को नहीं पता। जिसको पैसे जाने थे चले गए, उसने डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया, वो पैसे खा गया। एक जगह मंजिल पे पैसे पहुंच गए, इधर से हमने इंश्योरेंस कॉल कर ली, वो भी साढ़े ऐ भी साढ़े। कोई समझ आया? ये इस तरह की वारदात की निशानदेही की थी। अब ख्वाजा आसफ साहब ने, और उसके बाद ख्वाजा आसफ साहब आप आज कहाँ हैं वो आपको पता होगा। वो नैब की जेल में हैं और उनकी कोई रसाई नहीं है अपने किसी रिश्तेदार तक, अपने किसी दोस्त तक, अपने किसी कुलीग तक। हमारा कतई इरादा नहीं है, तो लिहाजा हमने कहा कि ये इसकी निशानदेही करते हुए वो बेचारे मारे गए कि भैन है मनी लॉन्ड्रिंग का एक पूरा कारखाना खुले हुआ है, ऐसे भी तो कोई तवज्जो दो ना। चलो खैर वो तो बड़ी बात आगे निकली। तो आरिफ नकवी साहब वो साहब है। आरिफ नकवी साहब ने, उनके अबराज ग्रुप ने जब इसको चलाया के इलेक्ट्रिक को, तो उस वक्त उन्होंने वो क्या करते थे, वो हुकूमत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते थे। गर्मियों में आके लोड शेडिंग शुरू कर देते थे। कराची आपको पता है नर्व सेंटर है पाकिस्तान का। जब वहाँ पे मुजाहरे शुरू होते, ऊपर से अल्ताफ़ भाई उस आग को पेट्रोल से बुझाने की कोशिश करते, और अल्ताफ़ भाई के जो फॉलोअर्स हैं, तो नतीजा क्या निकलता? नतीजा ये निकलता कि रियासत फ़ौरन फेडरल कैपिटल से कोई सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का बंदा भागा पहुंचता वहाँ पे कि ये बिजली क्यों बंद हो रही है। वो बताते कि जनाब आप बिजली चोरी इन इलाकों के अंदर रोक नहीं सकते, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार फिर उनको फ्यूल बहाल कर देती। उनका सुई सदरन गैस कंपनी को कहते हैं यार इनको गैस दे दें, बिजली बना लें। ठीक है, या वफाक में से पंजाब की खींच के और जामशोरों से आगे पहुंचा दी जाती कि बहन है कराची को तो ज़रा सेटल डाउन करें। अगरचे वो कराची की सारी ज़रूरियात को पूरी नहीं कर पाते, लेकिन उसका बिल जो था ना, वो जब वो रेवेन्यू वसूल होता, तो के इलेक्ट्रिक की मैनेजमेंट जो थी, अबराज ग्रुप कहता है तो हमें दे देना, आप कंसल्टेंसी की वजह से हम आपको खिदमात फराहम कर रहे हैं, ये बाकी देख लें कहाँ पर एडजस्ट। वो जो ए निकाल के लेके जाते थे ना, वो किन के पास आते थे, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट आने वाले हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एनी हाउ, ये इतनी बड़ी कंपनी थी, 14 अरब डॉलर की कंपनी ने जब डिफ़ॉल्ट अनाउंस किया, तो हमें पता चला कि बिला गेटा वाला जो है, बिल गेट अपना, बिला गेटा वाले ने भी उनको कोई 1 अरब डॉलर दे रखा था। तरीक़ाकार वही था,
बिल गेट का कहना था कि पाकिस्तान के अंदर सस्ती तालीम और सस्ते इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाए जाएं। अब राज ने उनको जो आगे से प्रपोज़ल पेश किया उसमें डॉक्टर्स हॉस्पिटल लेवल के जो थे ना, वो हॉस्पिटल पाकिस्तान के तीनों शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर बनाने का प्रपोज़ल था। और ये एक सर्टन लेवल तक पहुंच भी चुके थे, मुझे ज़ाती तौर पे पता है। लाहौर में बिल्डिंग एक्वायर हो गई थी। अब यहाँ पे इनकी इंटरनेशनल लड़ाई शुरू हो जाती है अब राज ग्रुप की ना, मैं ये समझता हूँ। और वो लड़ाई क्या शुरू होती है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सिंध जो है वो बिल्डिंग्स की हाइट का नोटिस ले लेती है, ठीक है। और बाद में आपको पता चलता है कि इसकी ज़द में तो सिर्फ अबराज ग्रुप का ही बेड़ा गर्क करना मकसूद था, बाकी तो कोई मकसूद नहीं था। कुछ समझ आया कि इधर से अबराज ग्रुप ने एक बिल्डिंग एक्वायर की है, उधर से हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। और आप देखें प्रोजेक्ट डिले होता जाए तो वो प्राइवेट कंपनी है, वो हुकूमत पाकिस्तान थोड़ी है या हुकूमत हिंदुस्तान थोड़ी है या हुकूमत अमेरिका थोड़ी है कि कॉस्ट ओवररन हो गई तो बर्दाश्त कर लेगी। उसके पास लिमिटेड सरमाया होता है। तो वो जैसे ही उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किया कि जनाब ये बिल्डिंग जो है इसके अंदर हम करने जा रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया बिल्डिंगों की हाइट का। ये उनकी इंटरनेशनल कंपटीशन था, बल्कि मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल क्या, उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो था बिल गेट साहब ने इंडिया में भी लॉन्च किया और बांग्लादेश में भी लॉन्च किया। तो अगर पाकिस्तान में अगर एक बजट 3 मुल्कों के लिए एलोकेट हुआ है तो इस मुल्क में अगर खर्च नहीं हो रहा तो जो बंदा पैसे दे रहा है वो कहेगा यार इसको भी उठा के इधर डाल दो, खर्च नहीं हो रहा। तो वो इस तरह की कुछ साजिश पड़ गई उनको, तो लिहाजा वो हॉस्पिटल जो थे वो जहाँ पे भी थे उनके जितने भी पैसे लग चुके थे वो उन्होंने वहीं पे रोक दिए। वहाँ पे इसलिए रुक गया, लाहौर में एक और रीज़न की वजह से रुक गया और इस्लामाबाद वाले का भी यही हशर हुआ। हमें वो जो फ्री एजुकेशन या लो प्राइस्ड एजुकेशन देना चाह रहे थे जनाब बिल गेट साहब, वो ना दे पाए। लेकिन इसके नतीजे के अंदर हमें इस $1 अरब का उस वक्त पता चला जब अबराज ग्रुप जो था वो डिफ़ॉल्ट कर गए और हर कोई बंदा जो था वो पहुंच गया अपने अपने पैसे लेने के लिए। अब तक की इतला के मुताबिक जिसके जितने क्लेम थे ना वो आरिफ नकवी साहब ने अदा किए, अब तक की इतला के मुताबिक, ठीक है। इसीलिए उनको यूए की गवर्नमेंट ने पहले गिरफ़्तार किया, फिर उनके यूए छोड़ने पे पाबंदी लगाई, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और फिर उन्हें ये भी इजाज़त दे दी गई कि आप अपने घर जा सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत हुई हम आपसे कंसल्ट कर लेंगे। तो पैसे पूरे करके गारंटी दी होगी ना, ठीक हो गया। अब वो वहाँ से उठे और दुबई पहुँच गए। इतनी देर में अमरीकियों के पास भी उनकी कंपनी की जो दस्तावेज़ात थी उन तक रसाई हासिल हो गई। तो उन्होंने जनाब कहा कि ये जो यूके की गवर्नमेंट है, बरतानिया की गवर्नमेंट, इसे हमारे हवाले करे। तो आरिफ नकवी साहब का केस चल रहा है इस वक्त कि मुझे हवाले ना किया जाए क्योंकि ये बड़े मारते हैं, इन्होंने तो आफिया सदीकी का कुछ नहीं छोड़ा, तो ये तो बड़े मारते हैं, तो लिहाजा मुझे हवाले ना किया जाए। वो लंदन हाई कोर्ट के अंदर वो पेंडिंग है। एनी हाउ, ये जो 80 अरब रुपए की वो गैस खा गए और जिसके बिल वसूल करके पैसे बाहर निकाल के ले गए, वो 80 अरब पेंडिंग था। जब हमने के इलेक्ट्रिक बेचने की कोशिश की चाइनीज़ को, तो चाइनीज़ ने कहा कि बयान $1.8 बिलियन हाजिर है, ये 80 अरब रुपया कौन उठाएगा उस वक्त। तो इसके ऊपर फटा पड़ गया। ये नवाज शरीफ साहब का दौर था। अब नवाज शरीफ साहब जो थे उधर आरिफ नकवी को कहें पैसे दें, आरिफ नकवी कहे कि धरना वेख, वन ऑफ यकीन फाइनेंसर था वो धरने का, ठीक है। और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जाली किस्म की ईमेलें भी जाली कर दी। वो क्या थी कि उसका एक सबॉर्डिनेट लिख रहा है कि ये काम, ये 80 अरब रुपये माफ़ करवाने के लिए हमें नवाज शरीफ को इतने पैसे देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ठीक है गो हेड। तो इसको एज ए प्रूफ ऑफ करप्शन अगेंस्ट नवाज शरीफ डिक्लेयर करके यूथियों ने वो बकवास की और आज तक करते हैं, क्योंकि यूथिया की लाइलाज बीमारी है। सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड के बैकग्राउंड में रहे। यूथिया ने वो बकवास की, वो बाजियाँ नचाई के रहे रब का नाम के वो पकड़ा गया जी रंगे हाथों पैसे देता हुआ। यानी आरिफ नकवी अपने एक सबॉर्डिनेट, उसका सबॉर्डिनेट उसको लिख रहा है। एनी हाउ, आगे आते हैं। अब चाइनीज़ ने $1.8 बिलियन का ले लिया था, लेकिन उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई, इसलिए उनको हैंड ओवर नहीं किया गया। और हैंड ओवर नहीं किया गया तो मौजूदा हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है, और जो के इलेक्ट्रिक को हेड करते रहे हैं
अबराज की तरफ से ताबिश गौहर साहब, जो कि आजकल मुशीर होते हैं जनाब वज़ीर आज़म के खसूसी, ठीक है, उन्होंने हुकूमत को एक तजवीज़ दी है कि के इलेक्ट्रिक को अलग अलग करके बेचा जाए, प्राइवेटाइज किया जाए। इसका एक बायर मार्केट में दस्तयाब नहीं है। मामा वो शंघाई इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन जड़ी सी वो तेरे ननिहाल की थी, वो 1 अरब 80 करोड़ जो लेके बैठे हुए हैं कि लाएं जनाब ये क्लियर करके हमें दे, हम लेने को तैयार है, ठीक है, वो मेरा मतलब है तेरी नानी के जेज में आई थी। खैर ऐसे ही गुस्सा चढ़ गया मुझे। उन्होंने ये लेटर लिख दिया। इस लेटर लिखने की वजह क्या है? इस लेटर के ऊपर तमाम लोगों ने खबर दे दी। वजह क्या है? वजह यह है कि वो 80 अरब रुपया गमगोल करना है, तो वो लाइबिलिटी जो है वो कहाँ जाएगी? वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर चली जाएगी और फेडरल गवर्नमेंट कोई एक बॉन्ड जारी करके वो लाइबिलिटी अदा कर देगी, ठीक है। तो इस वारदात पे जो आइंदा चंद दिनों के अंदर हो जाएगी, जिसकी बुनियाद रखी है और ये कह के लेटर लिखवाया गया है, उस पर ज़रा नज़र रखी जाए। और ये भी देखिएगा आप कि ये वारदात किस तरह पाया तकमील पे पहुंचती है। अब ताबिश गौहर साहब को इस ओहदे के ऊपर मुतमक्कन करने का आपको वजह तो समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।